लर्निंग इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारा क्लॉज, जिसके अंतर्गत हमने हु और विच का प्रयोग पढ़ा। हु और विच के बाद बारी है हुम की। हुम का अर्थ होता है जिसको, जिनको या जिन्हें। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। उनका प्रयोग दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट हिम हर देम या पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम इत्यादि के लिए किया जाता है। इससे पहले आपने हु और विच के प्रयोग में देखा था कि हु और विच का प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के लिए हो रहा था, और उसका उनका हु के लिए जो सब्जेक्ट था ही, सी, दे या पर्सन, और विच के लिए जो सब्जेक्ट था वहां पर इट, एनिमल, वर्ड, वेजिटेशन इत्यादि। हु और विच की तरह इसका प्रयोग भी पहले वाक्य कर्ता और कर्म दोनों के लिए होता है। तो शुरुआत करते हैं। पहले वाक्य के सब्जेक्ट के साथ whom अर्थात रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग नंबर 1, यदि दूसरे वाक्य के कर्म हिम, हर, देम या पर्सन इत्यादि का प्रयोग, यदि दूसरे वाक्य कर्म हिम, हर, देम, पर्सन इत्यादि का प्रयोग पहले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए हुआ हो, पहले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए हुआ हो, या दूसरे वाक्य का कर्म और पहले वाक्य का कर्ता समान व्यक्ति हों, समान व्यक्ति हो, तो दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा इसी वाक्य के प्रारंभ में
whom का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद उतार देते हैं। जैसे द मर्चेंट डोनेटेड 10,000 rupees for the help of migrant laborers। पहले उदाहरण का पहला वाक्य, द मर्चेंट व्यापारी ने डोनेटेड दान में दिए 10,000 rupees 10,000 रुपये फॉर द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए। तो व्यापारी ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए 10,000 रुपये दिए। दूसरा वाक्य इसी एग्जाम्पल का, I know the merchant very well। दोनों वाक्यों को whom से जोड़ते हैं। सर्वप्रथम ये देखते हैं कि दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किसके लिए हो रहा है। तो दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट द मर्चेंट किसके लिए है, पहले वाक्य सब्जेक्ट के लिए, अर्थात पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट समान है। तो दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को हटा देंगे नियमानुसार और इसी वाक्य के प्रारंभ में whom का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद उतार देते हैं, जैसा नियम में ये रखा है। यदि दूसरे वाक्य के कर्म हेम हर देम पर्सन इत्यादि का प्रयोग पहले वाक्य सब्जेक्ट के लिए हुआ हो, दूसरे वाक्य के कर्म का प्रयोग पहले वाक्य सब्जेक्ट के लिए हो, या फिर दूसरे वाक्य का कर्म और पहले वाक्य का कर्ता समान व्यक्ति हो, तो दोनों समान है, तो दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को हटा देती है तथा इसी वाक्य प्रारंभ में whom का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद उतार देते हैं। जैसे द मर्चेंट whom I know very well donated 10,000 rupees for the help of migrant laborers। द मर्चेंट व्यापारी जिसको आई नो मैं जानता हूँ वेरी वेल अच्छी तरह से, डोनेटेड ने दान में दिए 10,000 रुपीज 10,000 रुपये फॉर द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए हो रहा था, तो जो आपका रिलेटिव क्लॉज बनेगा whom I know very well वो पहले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा, क्योंकि whom का प्रयोग किसके लिए हो रहा था, पहले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग ही अपने से पहले आने वाली संज्ञा या सर्वनाम के लिए किया जाता है। दूसरा वाक्य, इसके बाद आपका दूसरा वाक्य, Kamal is absent today everybody loves him। दूसरे एग्जांपल में दोनों वाक्य, पहला वाक्य कमल इज एब्सेंट टुडे, कमल आज अनुपस्थित है, एवरीबॉडी लव्स हिम प्रत्येक उसको प्रेम करता है, इसको हिम उसको, किसको, कमल को। अर्थात दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले वाक्य सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, तो दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट को हटा देंगे और इसी वाक्य के प्रारंभ में whom का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को, ध्यान दें कि ये रिलेटिव क्लॉज है आपका, इस पूरे वाक्य को पहले वाक्य सब्जेक्ट के बाद उतार देते हैं।
जैसे कमल, whom, everybody loves, is absent today। इसके बाद है पहले वाक्य, ऑब्जेक्ट के साथ whom या रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग, जिसका नियम दूसरा है जो लगभग शुरुआत में तो समान है लेकिन बाद में अंतर है। यदि दूसरे वाक्य की कर्म हिम, हर, देम, पर्सन इत्यादि का प्रयोग पहले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए हुआ हो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यदि दूसरे वाक्य कर्म हिम, हर, देम, पर्सन इत्यादि का प्रयोग पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के लिए हुआ हो, या दूसरे वाक्य का कर्म और पहले वाक्य का कर्म समान हो, तो दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट को हटा देती है तथा इसी वाक्य के प्रारंभ में whom का प्रयोग करते हुए, इसी वाक्य के प्रारंभ में whom का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। अर्थात दोनों वाक्यों के बीच में whom का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्यों के बीच में whom का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से नियम पढ़ लें। यदि दूसरे वाक्य कर्म, कर्म आपका हेम होगा, हर होगा, देम होगा या किसी व्यक्ति का नाम इत्यादि का प्रयोग पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के लिए हुआ हो, या दूसरे वाक्य का कर्म और पहले वाक्य का कर्म समान हो, समान व्यक्ति हो, तो दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा इसी वाक्य के प्रारंभ में whom का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। अर्थात दोनों वाक्यों के बीच में whom का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, वी didn't like the secretary, the agency sent him। पहला एग्जाम्पल जिसमें दोनों वाक्य हैं, दोनों को whom से जोड़ना है। वी डिड नॉट लाइक द सेक्रेटरी, हमें वो सचिव पसंद नहीं आया था। द एजेंसी सेंट हिम, एजेंसी ने जिसे भेजा, या द एजेंसी सेंट हिम, एजेंसी ने उसको भेजा। किसको भेजा, सेक्रेटरी को। अर्थात दूसरे वाक्य के कर्म का प्रयोग पहले वाक्य के कर्म के लिए हो रहा है, तो यहाँ से दूसरे वाक्य के कर्म को हटा देंगे और इसी वाक्य के प्रारंभ में, या फिर ऐसे कहें दोनों वाक्यों के बीच में whom का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ देंगे। जैसे वी डिडंट लाइक द सेक्रेटरी whom the agency sent। We didn't like the secretary whom the agency sent। ध्यान से देखें, यहाँ पर whom का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, अपने पूर्ववर्ती संज्ञा सेक्रेटरी के लिए, जो कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इससे पहले वाक्यों में वो सब्जेक्ट के लिए हो रहा था, यहाँ पर जो आया था सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, सचिन invited the girl
दूसरा वाक्य सी एग्जाम्पल का, आई हेल्प्ड हर इन हर पॉवर्टी। सचिन ने उस लड़की को आमंत्रित किया। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी सहायता की। इन हर पॉवर्टी, उसकी गरीबी। किसकी सहायता की? हर देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग कौन है यहाँ पर? लड़की। सिंपल सी बात है। दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, तो यहाँ से इसको निकाल देंगे और इसी वाक्य प्रारंभ में होम का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। तो सचिन इनवाइटेड द गर्ल whom I helped in her poverty। धन्यवाद।